इंडिया या भारत? मानसिक दास्ता से निकलकर राष्ट्र की आत्मा की खोज में। यह लेख रति अग्निहोत्री के द्वारा लिखा गया है। भारत केवल एक नाम नहीं, राष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान, स्वदेशी गर्व और औपनिवेशिक सोच के खिलाफ खड़े होने का प्रतीक है। भारत उस नजरिए को दर्शाता है जो हमारे प्राचीन ज्ञान, सभ्यता की मजबूती और धार्मिक जड़ों का सम्मान करता है। किसी देश की पहचान सिर्फ उसके नाम से नहीं बनती, लेकिन उसका नाम बहुत कुछ कहता है। भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं होती, ये हमारे सोचने, समझने और दुनिया को देखने के तरीकों को भी आकार देती है। इस नजरिए से देखा जाए तो किसी देश का नाम ये तय करता है कि दुनिया उसे किस नज़र से देखती है और हमारे अपने देश में कौन सी बातें उभारी जाती हैं और कौन सी अनदेखी कर दी जाती हैं। जो देश कभी उपनिवेश रहे हैं, उनके लिए ये नाम और पहचान और भी ज्यादा मायने रखते हैं। अपने पुराने, असली नाम को फिर से अपनाना सिर्फ एक नाम बदलना नहीं होता, ये अपने इतिहास, संस्कृति और जड़ों से दोबारा जुड़ने का एक जिम्मेदार और जरूरी कदम होता है। इतिहास को हम नहीं बदल सकते, लेकिन अपने वर्तमान को हम अपनी असली पहचान से फिर से गढ़ सकते हैं। भारत का संविधान यह कहकर कि इंडिया, दैट इज भारत, दोनों नामों को मान्यता देता है, लेकिन इन नामों के मतलब बहुत अलग हैं। इंडिया एक ऐसा नाम है जो हमें बाहरी ताकतों ने दिया था और जो आज़ादी के बाद के राजनीतिक माहौल और पश्चिमी सोच से देश पर चिपका दिया गया। इसके उलट भारत हमारी अपनी मिट्टी से निकली पहचान है, जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत से जुड़ी हुई है। करोड़ों लोगों के लिए भारत सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हमारे देश की आत्मा है। भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर की किताब वाई भारत मैटर्स भी इस अंतर की ओर इशारा करती है। किताब भले ही विदेश नीति पर हो, लेकिन इसका नाम ही एक बड़ा संदेश देता है कि असली ताकत भारत की पहचान में है। हर अध्याय का अंत भारत को पुकारते हुए एक भावनात्मक लहजे में होता है, जो यह जताता है कि दुनिया में हमारी असली पहचान इंडिया नहीं, बल्कि भारत बनकर ही उभरेगी। आगे हम भारत बनाम इंडिया की इस बहस के अलग अलग पहलुओं को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे भारत का उभार दुनिया में हमारे भविष्य को नई दिशा दे सकता है। औपनिवेशिक सोच से मुक्ति। भारत केवल एक देश नहीं, बल्कि एक प्राचीन और गहराई वाली सभ्यता है, जो आज फिर से एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर रही है। यह एक ऐसी महान संस्कृति है जो अपनी खुद की कहानी खुद लिख रही है और उपनिवेशवाद की मानसिकता से बाहर निकलने की दिशा में बढ़ रही है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने न केवल खुद को देखने का नजरिया बदला है, बल्कि दुनिया के सामने अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी नए तरीके से पेश किया है। धार्मिक परंपराओं का पुनर्जागरण, हमलावरों की छोड़ी कथित विरासत का पुनर्मूल्यांकन और स्वदेशी ज्ञान के आधार पर शिक्षा प्रणाली का पुनर्गठन, ये सभी बातें एक नए भारत की ओर इशारा करती हैं। दूसरी तरफ इंडिया एक ऐसे देश की छवि को दिखाता है जो अब भी पुराने उपनिवेशी दौर और पश्चिमी सभ्यता की सोच में फंसा हुआ है। इंडिया खुद को आज भी उन्हीं पश्चिमी मानकों से परिभाषित करता है जो उसे एक दिखावटी और विदेशी पहचान के रूप में सामने लाते हैं। अगर हम इंडिया को एक कल्पित रूप मानें, तो वह आज भी औपनिवेशिक युग की कहानियों, यूरोपीय लेखकों के फैलाए भ्रम और आधुनिक समय में हिंदू परंपराओं की लगातार गलत छवि पेश करने वाले प्रयासों का भार ढो रहा है। इसमें भारत के वैदिक इतिहास को नकारना, पश्चिमी कसौटी से विकास को मापना और धर्म संस्कृति को पिछड़ा बताना शामिल है। मानुषी पत्रिका में प्रकाशित एक लेख बताता है कि इंडिया की सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने खुद को भारत से अलग कर लिया। लेख के अनुसार आज़ादी के बाद इंडिया ने सामाजिक एकता के नाम पर इतिहास को तोड़मरोड़ कर पेश किया।
उसने आक्रमणों और उपनिवेशवाद की ज्यादतियों को भुला दिया और खुद को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर परिभाषित किया, जो दरअसल एक पश्चिमी सोच है। धीरे धीरे यह देखा गया कि इंडिया ने भारत के खिलाफ ही एक मोर्चा खोल दिया और अब हमारे पास खुद के अलावा दोष देने के लिए कोई नहीं है। इसके अलावा इस प्रकार से चली आ रही विनाशकारी अराजकता केवल उपनिवेशवादियों की कल्पना को पूरा करती है कि इंडिया अपनी मूर्खता के कारण बिखर जाएगा। इसलिए इंडिया के प्रत्येक नागरिक और शुभचिंतक का यह दायित्व है कि वे इस खतरे के प्रति सतर्क रहे और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए। सौभाग्य से इंडिया को कहीं और सुधारात्मक उपायों की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है, बस सिर्फ जरूरत है कि वह भारत की ओर मुड़े। राजीव मल्होत्रा और अरविंदन नीलकंदन की किताब ब्रेकिंग इंडिया इस बात को गहराई से समझाती है कि आज़ादी के बाद इंडिया कैसे लगातार पश्चिमी प्रचार का शिकार बना रहा है। लेखक बताते हैं कि किस तरह पश्चिमी ताकतें कुछ संस्थानों के जरिए भारत में घुसपैठ करती हैं और इंडिया को निशाना बनाकर एक नकारात्मक कथा फैलाती हैं। किताब यह भी दिखाती है कि कैसे कई दक्षिण एशियाई अध्ययन विभाग और उदारवादी बुद्धिजीवी संस्थान इंडिया को केवल पश्चिमी मानवाधिकार सोच के जरिए देखते हैं, जिससे असली भारत की आत्मा को नजरअंदाज किया जाता है। अब इसके संदर्भ में यह तर्क दिया जा सकता है कि उदारवादी बुद्धिजीवी और विश्वविद्यालय जैसे संस्थान इसलिए इतने प्रभावशाली आख्यान गढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें किसी मजबूत वैकल्पिक विचारधारा का सामना नहीं करना पड़ता। इन संस्थानों की बातें एक तरफा होती हैं और उन्हें चुनौती देने वाला कोई ठोस दृष्टिकोण सामने नहीं आता। ऐसे में जो जरूरत है वह है एक भारतीय दृष्टिकोण से बना आख्यान जो इंडिया को उसकी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और स्वदेशी ज्ञान की नज़र से देखे। पर दुर्भाग्यवश लंबे समय तक भारत ने अपनी संस्कृति, समाज और राजनीति को पश्चिमी ढांचे से अलग देखने का प्रयास नहीं किया। नतीजतन नेहरूवादी अभिजात वर्ग के समर्थन से पश्चिमी नजरिया ही देश का मुख्य आख्यान बन गया, अंदर भी और बाहर भी। अपनी किताब इंडिया दैट इज भारत में जे साई दीपक बताते हैं कि कैसे औपनिवेशिक सोच और तौर तरीकों ने स्वतंत्रता के बाद इंडिया की पहचान, आत्मछवि और अंतर्राष्ट्रीय छवि को प्रभावित किया। उनका कहना है कि भारत में उपनिवेशवाद का जो विरोध हुआ और जिसने ईसाई मिशनरियों को भारत में व्यापक धर्मांतरण करने से रोका, वह दुनिया के कई स्वदेशी समाजों के अनुभव से बिल्कुल अलग था। लेकिन इस बात की गंभीरता से जांच शायद ही हुई है। दुर्भाग्य से मुट्ठी भर विद्वानों के काम को छोड़कर इस पहलू को भारत में उस तरह की कठोर और गंभीर जांच नहीं मिली है जैसी मिलनी चाहिए थी। इसका परिणाम यह है कि भारत की चेतना की गहरी और सहज शक्ति, जिसने उपनिवेशवाद की सुनामी का विरोध अन्य अधिकांश स्वदेशी समाजों की तुलना में अधिक सफलतापूर्वक किया है, जिनकी संस्कृतियां, सभ्यताएं और चेतना लगभग मिट गई थी, को कभी भी मान्यता नहीं दी गई और स्वीकार नहीं किया गया। इसका उद्देश्य इस बात से इनकार करना नहीं है कि यूरोपीय उपनिवेशवाद ने वास्तव में भारत में भी गहरी पैठ बनाई थी, जो कि तथ्यों को धर्मनिरपेक्ष बनाने की भारत की वर्तमान प्रवृत्ति से स्पष्ट है। इस प्रवृत्ति ने एक ऐसे समाज को जड़ अवस्था में ला दिया है, जिसे एक से अधिक प्रकार की उपनिवेशवाद की निरंतर उपस्थिति से निपटने के लिए अपनी ताकत और चेतना के बारे में जागरूकता की सख्त जरूरत है। साई दीपक का विश्लेषण इस बात को साफ करता है कि अगर इंडिया को टिकाए रखना है तो उसे भारत की वैचारिक और सांस्कृतिक शक्ति को समझना होगा। आज़ादी के बाद जो इंडिया बना वह पश्चिमी सोच और धर्मनिरपेक्ष आदर्शों पर टिका रहा और इससे भारत की आत्मा को गहरी चोट पहुंची। यह आत्मा क्या है? भारत का दर्शन, आध्यात्मिक दृष्टिकोण, स्थानीय ज्ञान प्रणाली, सनातन परंपराएं, वेदों के मूल्य और सांस्कृतिक धरोहर, यही वे स्तंभ हैं जो भारत की मजबूती का आधार हैं
और जो पश्चिमी मॉडलों का भारतीय विकल्प देने में सक्षम हैं। हालांकि पिछले दशक में एक उल्लेखनीय बदलाव आया है। यह बदलाव अब नीतियों, शिक्षा में सुधार, सांस्कृतिक पहलों और विदेश नीति की भाषा में दिखने लगा है। अब आधिकारिक भाषणों में भारत का उपयोग बढ़ रहा है, संस्कृत और प्राचीन भाषाओं को फिर से अपनाया जा रहा है, भारतीय सोच को बढ़ावा दिया जा रहा है और भारत की सभ्यतागत कहानियों को फिर से खोजा जा रहा है। ये सभी एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा करते हैं। राष्ट्र की आत्मा के लिए सभ्यतागत संघर्ष। भारत और इंडिया में सिर्फ नामों का फर्क नहीं है, दो बिल्कुल अलग सोच, नजरिया और आत्मछवियों की लड़ाई है। आज ऐसा लगता है जैसे ये दोनों दो अलग अलग दुनियाओं में मौजूद हैं और इनमें कभी आपस में तालमेल नहीं हो पाएगा। इंडिया उस अंग्रेजी पढ़े लिखे अभिजात वर्ग का प्रतीक है जो हर चीज को पश्चिमी नजर से देखता है। ये वही लोग हैं जिन्हें अंग्रेजी बोलने पर गर्व होता है, लेकिन हिंदी या किसी भारतीय भाषा में बात करने पर संकोच होता है, जो अपनी जड़ों से कट चुके हैं और पश्चिमी संस्कृति को ही सभ्यता का सबसे ऊंचा स्तर मानते हैं। वे भारत की परंपराओं, रीति रिवाजों और आस्थाओं को पिछड़ा, दकियानूसी या हास्यास्पद समझते हैं। इस इंडिया की दुनिया ग्लैमर, विदेशी विचारों और पश्चिमी किताबों से भरी है। इन लोगों को यूरोप के दार्शनिकों और अमेरिका के बुद्धिजीवियों की बातें तो याद हैं, लेकिन अगर भारत के इतिहास या योग, दर्शन और साहित्य की बात की जाए तो इन्हें कुछ नहीं पता होता और जानने की रुचि भी नहीं होती। वे अपने ही देश की संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं और विदेशों से आए विचारों को आंख मूंदकर अपनाते हैं। इंडिया उन भूरे सिपाहियों का भी पर्याय है जो अंग्रेजी शिक्षा और बुद्धि को हथियार बना देश की छवि धूमिल करते हैं और इसके सांस्कृतिक और सभ्यतागत मूल्यों को बदनाम करते हैं। वामपंथी उदारवादी तंत्र और नेहरूवादी सोच ने मिलकर भारत की प्राचीन पहचान को दबा दिया, और जब भी किसी ने भारत की सभ्यतागत जड़ों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, इस तंत्र ने उसका विरोध किया, कभी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर तो कभी आधुनिकता के नाम पर। इसके ठीक विपरीत भारत एक ऐसे दृष्टिकोण को दर्शाता है जो अपनी मिट्टी, अपनी विरासत और अपनी संस्कृति पर गर्व करता है। यह जरूरी नहीं कि भारत की आवाज हमेशा संस्कृत में हो या अंग्रेजी में ही हो, वह तो हर उस व्यक्ति की सोच में है जो अपनी परंपराओं से जुड़ा है, चाहे उसका धर्म, भाषा या शिक्षा कुछ भी हो। भारत का दृष्टिकोण यह है कि हमारी सभ्यता हजारों साल पुरानी है और उसमें ऐसी गहराई है जो किसी भी बाहरी विचारधारा से कहीं ज्यादा टिकाऊ है। जो लोग इस सोच से जुड़ते हैं वे भारत के पुनर्जागरण के वाहक बन जाते हैं। वे एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते हैं जो अपने आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो और दुनिया के सामने अपने तरीके से बात करे, अपनी शर्तों पर। आज भारत में यही परिवर्तन तेजी से दिख रहा है। भारत की नई पीढ़ी अब पश्चिमी सोच से प्रभावित होने के बजाय अपने विचारों को खुद गढ़ रही है। राष्ट्रवादी मीडिया, शिक्षा में बदलाव, भारतीय ज्ञान परंपरा की वापसी, विदेश नीति में सांस्कृतिक आत्मविश्वास, ये सभी भारत के नए जागरण के संकेत हैं। अब भारत अपने ही लोगों से कह रहा है, हमें दुनिया को अपना रूप दिखाना है, पर किसी और की तरह बनकर नहीं, बल्कि भारत बनकर। प्रवासी भारतीयों से भी अब भारत केवल व्यापारिक संबंध नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और सभ्यतागत रिश्ते जोड़ना चाहता है। यह भी दिखाता है कि भारत अब केवल एक देश नहीं, बल्कि एक विचार है, एक ऐसा विचार जो दुनिया को कुछ नया और मौलिक दे सकता है। जैसे जैसे भारत अपने पवित्र स्थलों और सांस्कृतिक प्रतीकों को फिर से सहेज रहा है, दुनिया अब उसे एक नई नज़र से देख रही है। भारत अब अपनी पहचान की तलाश में नहीं, बल्कि उसे दोबारा से गढ़ने की यात्रा पर है। और यह पहचान इंडिया बनकर नहीं, भारत बनकर ही सामने आएगी। जीवन में कोई भी विकल्प काला सफेद नहीं होता है,
और निर्णय लेने की जटिलताओं की सराहना करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने के लिए आवश्यक है। हालांकि एक प्रमुख उभरती हुई शक्ति को केवल एक सटीक परिदृश्य विश्लेषण और उसके अनुसार कार्य करने की क्षमता से अधिक की आवश्यकता होती है। सबसे पहले उसे अपने मूल्यों और विश्वासों पर भरोसा होना चाहिए और अपनी नीतियों को उन विश्वासों पर आधारित करना चाहिए। ये उसकी संस्कृति, विरासत और परंपराओं की समग्रता से प्रभावित होंगे। यही कारण है कि इंडिया तभी आगे बढ़ सकता है जब वह वास्तव में भारत हो। भारत की महाकथा गढ़ने की प्रक्रिया। इंडिया और भारत के बीच सबसे बड़ा फर्क इस बात में है कि ये दोनों किस सोच और विमर्श से जुड़े हैं। जहां इंडिया आज भी पश्चिमी ढांचे और सोच के हिसाब से खुद को परिभाषित करता है, वहीं भारत अपने स्वदेशी और सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित एक नई कहानी गढ़ रहा है। एक ऐसी कहानी जो भारत की आत्मा से निकली है, न कि पश्चिम के चश्मे से। आज के दौर में धारणा या सोच को नियंत्रित करना दरअसल विमर्श पर नियंत्रण करने का नाम है। बड़ी सभ्यताएं अपने विचारों और दृष्टिकोण को फैलाने के लिए कहानियों और आख्यानों का सहारा लेती हैं। असली लड़ाई अब बंदूक या बम से नहीं, बल्कि विचारों और विमर्शों की दुनिया में लड़ी जाती है। यही कारण है कि आख्यान किसी भी सभ्यता की ताकत का मुख्य स्रोत बन चुके हैं। चीन, यूरोप और पश्चिम के पास अपने अपने भव्य आख्यान हैं, जो उन्हें न सिर्फ दुनिया के सामने ताकतवर बनाते हैं, बल्कि यह भी तय करते हैं कि दुनिया उन्हें कैसे देखेगी। लेकिन भारत के बारे में लेखक राजीव मल्होत्रा का कहना है कि इसके भव्य आख्यान के लिए कई दावेदार हैं, जो अपनी दावेदारी साबित करने के लिए परस्पर संघर्षरत हैं। इन दावेदारों में से एक भारत है, जो वैदिक मूल्यों पर आधारित एक प्राचीन देश और आधुनिक देश यानी हिंदू धर्म की खुली और समावेशी विचारधारा पर आधारित इंडिया को दर्शाता है। एक और विरोधाभासी आख्यान आधुनिक पश्चिमी आदर्शों पर आधारित एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का है। इंडिया की सोच अब भी औपनिवेशिक मानसिकता से बंधी हुई है। यह सोच मानती है कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो उसे हर मायने में पश्चिम जैसा बनना होगा। वही भाषा, वही सोच, वही जीवन शैली। इसमें अपनी संस्कृति के लिए या तो शर्म है या फिर उपेक्षा। यह आख्यान भारत को उसी ढांचे में फिट करना चाहता है जो कभी उसे गुलाम बनाकर चला था। इसके उलट भारत का आख्यान कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और समावेशी है। यह न तो अतीत में लौटना चाहता है, न ही आधुनिकता से भागता है, बल्कि प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर एक आधुनिक राष्ट्र को फिर से गढ़ने की कोशिश करता है। इस प्रकार भारत की आधुनिकता इसकी पारंपरिक मूल्य प्रणाली और स्वदेशी ज्ञान परंपराओं के विपरीत नहीं है, बल्कि इनकी पूरक है। इस संदर्भ में हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी पॉडकास्टर लेक्स फ्रिडमैन के बीच हुई बातचीत बहुत मायने रखती है। इस लंबी बातचीत में मोदी ने भारत की संस्कृति, सभ्यता और दर्शन को जिस तरह पेश किया, वह बिल्कुल अलग था। उन्होंने हर मुद्दे पर भारत की अपनी सोच से जवाब दिया, चाहे वो चीन से रिश्ते हों, भारत की विदेश नीति हो या फिर आरएसएस की भूमिका। उन्होंने कहीं भी पश्चिमी सोच या फ्रेमवर्क का सहारा नहीं लिया। यह बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि अक्सर वैश्विक मंचों पर भारत को उसी ढांचे में पेश किया जाता है जिसे पश्चिम ने बनाया है। अंग्रेजी बोलने वाले, पश्चिमी किताबों का हवाला देने वाले और अपनी संस्कृति से कटा हुआ इंडिया। लेकिन मोदी ने इंडिया की नहीं, भारत की बात की, उस भारत की जो आत्मविश्वासी है और अपनी परंपराओं को बोझ नहीं बल्कि ताकत मानती है। बातचीत के अंत में जब लेक्स फ्रिडमैन ने खुद गायत्री मंत्र पढ़ा तो वह क्षण एक गहरे बदलाव का संकेत था। यह कोई दिखावा नहीं था, यह एक प्रतीक था कि भारत की आवाज अब वैश्विक मंचों तक पहुंच रही है और अपनी भाषा में, अपनी सोच के साथ। भारत की महाकथा अब सिर्फ इतिहास की बात नहीं है,
यह भविष्य की नींव बन रही है। और जब भारत खुद को परिभाषित करेगा अपने शब्दों में, अपनी दृष्टि से, तभी वह दुनिया में एक सच्ची सांस्कृतिक शक्ति के रूप में खड़ा हो सकेगा। इंडिया बनाम भारत, एक राजनीतिक बहस। इंडिया बनाम भारत की बहस ने 2023 में तब जोर पकड़ा जब G20 सम्मेलन के लिए भेजे गए आधिकारिक आमंत्रण पत्रों में देश का नाम भारत के रूप में इस्तेमाल किया गया। विपक्ष ने इस पर तीखा विरोध जताया और इसे सरकार की ओर से देश का नाम बदलने की एक छिपी हुई कोशिश बताया। इस घटना ने देश भर में यह सवाल खड़ा कर दिया कि हमारे राष्ट्र की असली पहचान क्या है, इंडिया या भारत? G20 के इन आमंत्रण पत्रों में राष्ट्रपति को भारत की राष्ट्रपति कहकर संबोधित किया गया था। इसके बाद पश्चिमी मीडिया में भी यह चर्चा तेज हो गई कि भारत सरकार शायद इंडिया को हटाकर सिर्फ भारत को ही आधिकारिक नाम बनाने की योजना बना रही है। कुछ विदेशी मीडिया घरानों ने तो यहाँ तक लिखा कि यह नाम बदलने की कोशिश मोदी सरकार की मुस्लिम विरोधी मानसिकता से जुड़ी हो सकती है। हालांकि सरकार ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि देश का नाम औपचारिक रूप से बदला जाएगा। लेकिन इतना जरूर स्पष्ट है कि भारत शब्द के प्रयोग को धीरे धीरे और अधिक सरकारी दस्तावेजों, भाषणों और मंचों में बढ़ावा दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर जून 2024 में एनसर्ट के निदेशक ने बताया कि स्कूली किताबों में अब भारत और इंडिया दोनों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जनवरी 2025 में इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय (DAV) ने एक प्रस्ताव पास किया कि वह अब सभी आधिकारिक दस्तावेजों, मार्कशीट और डिग्रियों में इंडिया की जगह सिर्फ भारत ही लिखेगा। विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा, इंडिया नाम अंग्रेजों द्वारा दिया गया था। हमें अपने देश के मूल नाम भारत का इस्तेमाल करना चाहिए। इस पूरे मसले पर सरकार का रुख संतुलित और संवैधानिक रहा है। वह इंडिया दैट इज भारत की संवैधानिक मान्यता पर जोर देती है और कहती है कि सरकारी दस्तावेजों में भारत लिखना पूरी तरह वैध और स्वीकार्य है। दूसरी ओर आरएसएस जैसे राष्ट्रवादी संगठनों ने इंडिया शब्द को पूरी तरह त्यागने और केवल भारत को ही अपनाने की जोरदार वकालत की है। उनका मानना है कि इंडिया उपनिवेशवाद की एक बची-खुची निशानी है और भारत ही वह नाम है जो हमारी सभ्यता और वैदिक परंपरा से निकला है। फरवरी 2025 में आरएसएस से जुड़े शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास नामक संगठन ने 1 महीने का राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया, जिसमें देश के नाम को आधिकारिक रूप से भारत किए जाने की मांग की गई। इसके तहत हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया गया। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले ने साफ कहा कि जब देश का नाम भारत है तो हमें भी उसे इसी नाम से बुलाना चाहिए। अब सवाल यह नहीं है कि देश का नाम कानूनी रूप से बदला जाए या नहीं। असली मुद्दा यह है कि भारत अपनी पहचान को लेकर गंभीर सोच विचार की प्रक्रिया में प्रवेश कर चुका है। यह बहस सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, इतिहास और मानसिक स्वतंत्रता की है। यह बहस एक लंबे समय से टलती आ रही वैचारिक स्वतंत्रता यानी मानसिक व्युपनिवेशीकरण की ओर बढ़ता कदम है। समापन। संविधान के अनुसार इंडिया की जगह भारत कहना किसी भी कानूनी नियम का उल्लंघन नहीं है, लेकिन नाम के पीछे छिपे प्रतीकात्मक अर्थ गहरे होते हैं। भारत शब्द का इस्तेमाल वामपंथी और उदारवादी वर्ग के लिए एक वैचारिक झटका है, जो इसे राष्ट्रवाद की ओर खतरनाक झुकाव के रूप में देखता है। G20 के आमंत्रण पत्रों में भारत शब्द का शामिल होना इस वर्ग के लिए एक चेतावनी जैसा था। इसके बाद उदारवादी मीडिया ने इसे धर्मनिरपेक्ष भारत को खत्म करने की साजिश करार देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये प्रतिक्रिया दिखाती है कि भारत शब्द में कितनी वैचारिक शक्ति और सांस्कृतिक स्मृति छिपी है
और क्यों वह कुछ वर्गों को असहज कर देता है। दरअसल भारत का नाम एक ऐसे देश की स्मृति को जिंदा करता है जिसे उपनिवेशवाद ने लूटा, लेकिन जिसकी आत्मा कभी पूरी तरह टूटी नहीं। यही आत्मा आज फिर से जाग रही है और भारत के लोगों से कह रही है कि वे अब अपने विचार, पहचान और भविष्य को खुद परिभाषित करें, न कि पश्चिमी सोच से। इसलिए भारत कोई भावनात्मक नारा नहीं, बल्कि वह सांस्कृतिक कुंजी है जो यह तय करेगी कि देश आगे किस दिशा में बढ़ेगा। अगर इंडिया को एक सशक्त, आत्मनिर्भर और सांस्कृतिक रूप से जागरूक राष्ट्र बनना है, तो उसे भारत की ओर देखना ही होगा।